हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने जो स्टार्ट किया है लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए जो क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो उसमें से आज हिंदी की हम शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी और यूपी जो पुलिस की जो भर्ती आएगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ लेखपाल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे, एकदम डिटेल में, जैसे कि एक बार कंप्लीट होने के बाद हिंदी से समस्या आपके जीवन से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे लगभग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का विकास। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी। हिंदी शब्द सबसे पहले मन में आता है कि ये हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द जो है वो सबसे पहले किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो लिया गया है ये फारसी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से। और जो हिंदू धर्म बना है ना, ये भी इसी से बना है। तो उसका इतिहास हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हिंदी फारसी से कैसे उत्पन्न हुआ है। तो अपना जो इंडिया है इधर पड़ता है पाकिस्तान के बगल में पड़ता है फारस, और इंडिया के नॉर्थ से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी नाम है। तो हमारे भारत में ये नदी बहती है, तो हम लोग इसे क्या कहते थे? सिंधु नदी बोलते थे। बाद में जब ईरानियों का हमारे देश पे आक्रमण हुआ, ये मतलब ईरानियों को तो आक्रमण बहुत साल पहले से हुआ था, लेकिन ये पढ़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम के समय में 712 में जो हमारे देश पे आक्रमण किया था वो सफल हुआ था। तो जो ईरान की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? फारसी। कौन सी भाषा है? फारसी। तो जैसे हम लोगों में जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, अ से लेके य तक का, हम लोगों में क ख ग घ होता है ना, फारसी भाषा में ह नहीं आता है, स नहीं आता है, स नहीं आता। उनकी फारसी भाषा में स नहीं आता है, बल्कि स की जगह क्या होता है? वो स की जगह वो ह बोलते हैं। तो वो सिंधु, हम लोग जो हमारे इंडिया के लोग जो रहने वाले, उस वक्त जो रहने वाले लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे पर रहते थे, सिंधु नदी के तट पर रहते थे। तो लोग हमें क्या कहते थे? जैसे हम लोग को है ना भाई, क्या कहते हैं कि अगर किसी बनारस के लोगों को कहेंगे कि ये बनारस वासी है, बिहार वालों को कहेंगे कि बिहारी है, तो फारस के लोग सिंधु वासी को क्या कहेंगे? सिंधु के रहने वाले लोगों को कहेंगे सिंधु वासी। लेकिन वो मैंने कहा ना कि वो सिंधु नहीं कहते थे, बल्कि स की जगह ह बोलते थे, तो वो हिंदू वासी कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू वासी। तो सिंधु रहने वाले लोगों को क्या कहने लगे? हिंदू। क्या कहने लगे? हिंदू। तो ये हिंदू जो हुआ है, ये पहली बार जो शब्द उपयोग किया गया था 12वीं-13वीं शताब्दी में उपयोग किया गया था हिंदवी शब्द का। वो प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति का नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने पहली बार हिंदवी शब्द उपयोग किया था, और उसके बाद ये हिंदू धर्म बना था। इससे पहले हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के नाम से नहीं जाना जाता था, इससे पहले इसे ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था। तो बाद में मैंने जैसे बताया है कि इसको परिवर्तित किया गया, तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू बन गया। और हिंदुओं की जो भाषा है, तो उनको भाषा क्या कहा गया? उनको हम लोगों ने कह दिया कि ये हिंदू भाषा है, यानी कि हिंदी भाषा। बाद में हिंदवी, अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी कहा, और हिंदवी से क्या बन गया? हिंदू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो फारसी शब्द से, फारसी भाषा से। ठीक है, हिंदी शब्द किस भाषा से है? तो ये फारसी भाषा से भाषा। और एक चीज़ याद रखना, एक शब्द और आता है उर्दू, कि उर्दू जो है ये कहाँ भाषा उत्पन्न हुई थी? तो उर्दू भारत में ही उत्पन्न हुई थी, दिल्ली के आसपास। तो फारसी प्लस हिंदी, फारसी प्लस हिंदी दोनों भाषाओं से जो मिलकर एक नई भाषा बनी है, उस भाषा को कहा जाता है उर्दू। क्या कहा जाता है? उर्दू। तो उर्दू किसी मुस्लिम धर्म से या मुस्लिम देश का या किसी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है कि ये विशेष तौर पर मुस्लिमों के लिए है। ये तो हमारे हिंदी प्लस उर्दू, हिंदी प्लस फारसी से मिलकर जन्म लिया है, मतलब दो भाषाओं का बच्चा है ये उर्दू। बहुत लोग भारत में कहते हैं कि उर्दू मुस्लिमों की भाषा है, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, बस इतना जाने कि उर्दू पूछता है। फिर एक शब्द आता है कि हमारा जो हिंदी है किस भाषा परिवार का है। देखिए, संसार में 3 भाषा परिवार बहुत प्रचलित है। 3 भाषा पर क्या है? बहुत प्रचलित है। डिटेल में मैं समझाना नहीं चाहता, लेकिन बताना भी जरूरी है। देखिए, संसार में 3 भाषा बहुत प्रचलित है। यूरोप और प्लस हमारे भारत की जो भाषा हिंदी है, ये भारोपीय भाषा। 3 भाषा परिवार बहुत प्रसिद्ध है मुख्य रूप से संसार में। एक है भारोपीय भाषा परिवार। कौन है? भारोपीय। तो नीचे लिख देते हैं भारोपीय। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हिंदी किस भाषा परिवार का है, तो कहेंगे कि भारोपीय। किस भाषा परिवार का भाई? भारोपीय। तो इसी में आता है हिंदी।
संस्कृत जो है वो भारोपीय भाषा है, क्योंकि संस्कृत का ग्रामर और जर्मन भाषा का ग्रामर मिलता जुलता है। मैंने चूँकि जर्मन और रसियन भाषा मैंने पढ़ा है, तो रसियन का ग्रामर संस्कृत से मिलता जुलता है, और इसी प्रकार से जर्मन का भी थोड़ा बहुत क्या होता है, भाषा ग्रामर जो थोड़ा सा मिलता है। तो यूरोप की जो भाषा है, जो जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, प्लस इटालियन है, और इंडिया की जो संस्कृत, हिंदी, ये सब है, ये भारोपीय भाषा परिवार। और एक दूसरा भाषा परिवार जो होता है वो कौन है, सामी। दूसरा कौन भाषा परिवार है, सामी। इसका कौन कौन होता है, तो जैसे अगर इजराइल की भाषा जिसे हिब्रू कहा जाता है, क्या कहता है, हिब्रू आता है इसमें। और इसी में कौन आता है, सामी भाषा परिवार में, अरब का आता है, अरेबिक आता है। ये सब जो भाषा परिवार ये सामी में आते हैं। ये जो अफ्रीका का ऊपर वाला भाग है, प्लस एशिया का जो पश्चिम वाला एशिया है, जैसे कि सऊदी अरब, इजराइल, ये सब भाषा जो उधर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा परिवार मानी जाती है, सामी भाषा परिवार माना जाता है। उसे कौन सा भाषा परिवार कहा जाता है, सामी। और एक तीसरा होता है तुरानी भाषा परिवार। दूसरा कौन होता है, तुरानी भाषा परिवार में कौन कौन आता है, जैसे चीन की भाषा, मुगली भाषा। अपने भारत का जो दक्षिण भारत की जो भाषा है वो तुरानी भाषा परिवार में आता है। किस भाषा परिवार में आता है, तुरानी। तो बहुत बार पूछा गया है कि हमारी जो दक्षिण भारत की जो भाषा परिवार है किस भाषा परिवार का है, तो वो द्रविड़ियन है, द्रविड़ियन भाषा परिवार का है। और द्रविड़ियन पूछा जाए किसका भाग है, तो द्रविड़ियन तुरानी का भाग है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का है, लेकिन साउथ का जो भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब तुरानी भाषा परिवार के हैं। ठीक है, मतलब इसी तुरानी के अंतर्गत कौन आता है, इसी के अंतर्गत आता है तुरानी के अंतर्गत ही आते हैं। फिर उसके बाद है, तो हिंदी भाषा परिवार समझ में आया कि हमारा जो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार का, तो भारोपीय। फिर हिंदी भाषा दिवस, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, संस्कृत। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा ले एक बार, तो समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त। तो देखिए, तो जैसे ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले हमारे देश में कौन सी सभ्यता शुरू हुई थी, वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता शुरू हुई थी, वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। और वैदिक सभ्यता में जो हमारे देश में मध्य एशिया से या यूरोप से जो सटे हुए एरिया से जो लोग आए थे वो कौन थे, आर्य थे। उन्हें क्या कहा गया, आर्य। जैसे कि मैक्स मुलर साहब ने कहा था कि भारत में मध्य एशिया से लोग आए थे, जिन्हें कहा गया आर्य। वो जब आर्य भारत में लेके आए तो अपनी भाषा लेकर के आए। वो भाषा जब लेकर के आए तो वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो संस्कृत बोलते थे। जब वो लोग संस्कृत शुरू में बोलते थे उसे क्या कहा गया, संस्कृत। तो 1500 से लेकर के 1500 ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से लेकर, यानी 1500 BC से लेकर 500 BC तक हमारे देश में कौन सी बोली गई भाषा, संस्कृत। यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल से पहले से लेकर के 500 साल तक कौन सी भाषा बोली गई, संस्कृत। और इस संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया, एक वैदिक संस्कृत, और एक बांटा गया किसमें, लौकिक संस्कृत। कौन सा, लौकिक संस्कृत। मतलब इस वक्त वेदों वाली ज़्यादा बातचीत होती थी, और इस वक्त सिर्फ हमारे देश में पढ़ने का अधिकार किसको था, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का। ठीक है, तो ये उस वक्त का दौरान है। तो इस वक्त बोली जाती थी संस्कृत। फिर उसके बाद बुद्ध आए थे, महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने एक नई भाषा को जन्म दिया था, जिसे क्या कहा गया, पाली भाषा। क्या कहा गया, पाली भाषा। तो ये 500 से लेकर, और महात्मा बुद्ध का जो शिक्षा उन्होंने पाली भाषा में देना शुरू किया था वो सभी के लिए था। तो 500 से लेकर के प्रथम AD तक लगभग इनका चला था, पाली भाषा हमारे भारत में। फिर उसके बाद क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था तो क्षेत्र भी बढ़ रहे थे, तो स्थानीय स्तर पे कई भाषाएं जन्म लेने लगे। स्थानीय जगहों पर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश की अलग भाषा, बिहार की अलग भाषा, बंगाल में अलग भाषा, तो जैसे गुजरात में अलग भाषा, जो अब स्थान पे एक नई भाषा जन्म लेने लगी उसे कहा गया प्राकृत भाषा। उसे क्या कहा जाता है, प्राकृत भाषा। यानी स्थानों पर जो अपनी अलग अलग भाषा जन्म लेने लगी उसे कहा गया प्राकृत भाषा। और ये मैंने कहा प्रथम AD तक आया था, तो प्रथम AD से लेके, AD का मतलब होता है ईस्वी सन, यानी ईसा मसीह के जन्म से लेकर के पांचवीं सदी तक जो भाषा हमारे देश में चली उसे क्या कहा गया, प्राकृत भाषा। उसे क्या कहा गया, प्राकृत। और इन प्राकृतिक भाषाओं में जैसे कोई एक बच्चा जो होता है उससे अगर आप कहेंगे कि बोलो बेटा दूध, तो दूध नहीं बोलेगा, बोलेगा तूत। दूध को सही नहीं बोल के वो क्या बोल रहा है, तूत। तो दूध की जगह अब क्या हो गया, तूत। यानी कि जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा में जब परिवर्तन आने लगता है तो उसे कहा जाता है अपभ्रंश, यानी इंग्लिश में कहते हैं डिक्लाइनेशन, यानी डिक्लाइन होने लगा। जब कोई भाषा में अशुद्धियां जुड़ना शुरू हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, अपभ्रंश। जैसे संस्कृत में बोला जाता था पठती से क्या बना, पढ़ना।
ये क्या है, अपभ्रंश है, यानी पठती से क्या बन गया, पढ़ना बन गया, तो उसे कहा जाता है अपभ्रंश। ये अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों एक ही माने जाते हैं। फिर अपभ्रंश से कौन सा भाषा जन्म लिया, हिंदी। हिंदी मैंने कहा कि इसी से अपभ्रंश। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हिंदी निम्नलिखित में से किससे जन्म लिया है। आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये 4 दे दिए जाएंगे ऑप्शन, और आप लगा देंगे कि संस्कृत, तो गलत हो जाएगी आपकी, अपभ्रंश उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्रमिक विकास मैंने कहा ना कि 1500, फिर से अगर जिसको एक बार न समझ में तो दोबारा देख लिया करके, क्योंकि मैं दोबारा कहूँगा तो टाइम बेसी लगेगा। फिर उसके बाद आता है हिंदी में 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। देखिए भाषा और बोली क्या होता है, पहली बात तो भाषा, उपभाषा और बोली। देखिए जब कोई बोली छोटे स्तर पे बोली जाती है, मतलब कुछ छोटी दूरी में, जो बहुत बड़े एरिया में नहीं बोला जाता है, जगह जगह बोली जाती है जब कोई भाषा, तो उसे कहते हैं बोली। और जब कोई बोली एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उपभाषा। और जब कोई उपभाषा एक पूरे बहुत बड़े एरिया में, और बड़ा एरिया बढ़ जाए उसका, तो उसे कहा जाता है भाषा कहा जाता है। यानी बोली, बोली से क्या बनेगा, उपभाषा, उपभाषा से क्या बनेगा, भाषा। तो हमारे देश में कुल उपभाषा कितनी है, उपभाषा है 5, लेकिन बोलियां कितनी है, 17। हिंदी में कुल कितनी उपभाषा है, तो ये हिंदी है एक, और उसके अंदर 5 उपभाषा और उसके अंदर 17 उपबोलियां हैं। ठीक है, तो 17 बोलियां हैं। फिर उसके बाद ये आता है बहुत बार कि उपभाषा और बोलियां हमारे देश में, मैंने जो अभी बताया ना अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो जो हमारे देश में जो हिंदी जो जन्म लिया है, ये 5 उपभाषाएं हैं। और वो उपभाषाएं कौन कौन सी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, ये हम समझा रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए पूर्वी हिंदी, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का मैप समझाना हो तो देखिए उपभाषा। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है कि हिंदी शब्द पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि फारसी शब्द से, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है तो आप संस्कृत लगाएंगे, नहीं तो क्या हुआ कि इसमें पढ़ कर गए ये हिंदी खाली शब्द जो है ये फारसी शब्द से आया है। लेकिन अगर हिंदी भाषा पूछी जाए कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तब आप बताएंगे कि संस्कृत से। लेकिन जो हिंदी जो शब्दवा जो लिखा है हिंदी, वो शब्द जो है वो फारसी से उत्पन्न हुआ, नहीं तो बाद में गलत मार के कहेंगे कि गलत पढ़ा रहे थे सर जी ना, तो मिस्टेक हो सकता है। तो अभी हम समझाएंगे, बातें बहुत कुछ समझाएंगे, लेकिन बस हिंदी का विकास हम अभी समझा लें, उसके बाद फिर जो बातें होंगी समझाएंगे। तो उपभाषा देखिए, जैसे पूर्वी हिंदी, जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग 4 भागों में बांट लें तो उत्तर, पूरब, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो इधर बोली जाती है बोली, इसे क्या कहते हैं, नहीं इधर, इधर पूरब है ना, इधर पूरब में जो बोली जाती है हिंदी, इसे कहते हैं पूर्वी, क्या बोलते हैं, पूर्वी हिंदी बोलते हैं। पूर्वी हिंदी जो होता है ये उपभाषा है। उपभाषा अगर है तो इसका मतलब कई बोलियों से मिलकर बना होगा, मैंने बताया ना कि बोली से मिलकर क्या बनता है, उपभाषा, उपभाषा से मिलकर क्या बनता है, भाषा बनती है। ठीक है, तो हमारी जो पूर्वी हिंदी है ये उपभाषा है। ये किन किन बोली से मिलकर बना है, अवधी, किन से मिलकर बना है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए जो अपना लखनऊ और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ और इलाहाबाद के एरिया है, पहले इसी को अवध कहा जाता था, इसी को क्या कहा जाता था, अवध कहा जाता था। और इस अवध, तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती थी उसे कहा जाता था अवधी, क्या कहा जाता था, अवधी। फिर उसके बाद बघेल, ये जो अपने सोनभद्र का जो नीचे वाला एरिया आता है, जो थोड़ा सा मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया होता है, उस मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया, मध्य प्रदेश में अधिकतर एरिया आता है, उसे कहते हैं बघेल खंड। एक क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र क्या होता है, बघेल खंड। वो भी किसके अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और एक होता है अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो अपने सोनभद्र से ही सटा कौन है, झारखंड के नीचे, झारखंड के और मध्य प्रदेश के बगल में कौन है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़, बघेल, बघेली और अवधी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऑप्शन में आपको लिख के दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी उपभाषा परिवार का कौन निम्न में से कौन सी बोली नहीं है, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि पूर्वी हिंदी उपभाषा परिवार का निम्न में से कौन बोली नहीं है। तो 3 तो ये दे दिया जाएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और उसी में दे देगा एक कौन, उसी में एक दे देगा बुंदेली, उसी में एक दे देगा बुंदेली। अब आप कहेंगे कि कौन था, नहीं पढ़े होंगे तो गलत करेंगे। तो ये याद करना है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का भाग है। फिर एक होता है पश्चिमी हिंदी। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम वाला इलाका है
तो पश्चिमी हिंदी जो है ये क्या है, उपभाषा है। तो उपभाषा इसका मतलब कई उपबोलियों से मिलकर बना होगा। तो कौन कौन सी आती है, खड़ी बोली। कौन सी होती है, खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर सहारनपुर ये सब एरिया आता है ना, उसी को कहते हैं खड़ी बोली। या एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि खड़ी बोली किसे कहते हैं, किस बोली को, तो कन्नौजी। अगर मान लो कि नहीं, अगर दोनों दिया है तो नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली किससे बनी है, तो कन्नौजी को ही क्या कहेंगे, कौरवी। इसे कौरवी क्या कहेंगे, कौरवी। कौरवी दे सकता है आपको, क्या देगा, कौरवी। खड़ी बोली की जगह, क्योंकि एग्जाम में दिया था कि निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली कहा गया है, तो कौरवी को क्या कहा गया है, खड़ी बोली कहा गया है। फिर एक होता है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ये जो राजस्थान से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एक एरिया है जिसे कहते हैं मथुरा। तो मथुरा में जो बोली जाती थी भाषा उसे क्या कहते थे, ब्रज भाषा। फिर एक होता है कन्नौजी। कन्नौजी अपने उत्तर प्रदेश का ही पड़ता है एरिया। कन्नौज में जो बोली जाती है उसे कहते थे कन्नौजी बुंदेली। जो सोनभद्र वहाँ पर जो झांसी है, झांसी के बगल में एक एरिया पड़ता है जिसे कहा जाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में 7-8 जिले आते हैं, तो उस एरिया में जो बोली जाती है वो कौन सी है, बुंदेली। बुंदेलखंड में जो बोली जाती है उसे कहते हैं बुंदेली। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बगल में, दिल्ली के बगल में जो है हरियाणा। हरियाणा का आजकल गाना खूब बज रहे हैं, तो वही वाला। तो पश्चिमी हिंदी का ही भाग कौन होता है, पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियाँ आती है, तो जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। और एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी जो है यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किस भाषा से उत्पन्न हुई है, मतलब किस अपभ्रंश से, तो आप बताएंगे अर्धमागधी। किससे, अर्धमागधी। अरे भाई पूर्वी एरिया मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया जो है, और जो बिहार वाला, जो बिहार है, पहले मगध साम्राज्य यही तो रहा करता था, मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था कौन, मगध था, सबसे शक्तिशाली। तो मगध के एरिया में जो भाषा बोली जाती थी उसे क्या कहा जाता था, मगधी। और मगध से ही अपभ्रंश यानी परिवर्तित होकर जो बनी है पूर्वी हिंदी, उसी को कुछ मिलता जुलता, इसलिए इस क्षेत्र को कहते हैं अर्धमागधी। यानी मगध से ही अपभ्रंश होकर के क्या बना है, पूर्वी हिंदी बना है, तो अब उसे कहते हैं अर्धमागधी। और पश्चिमी हिंदी से, तो अपने जो यहाँ पर राजस्थान वाला एरिया है, 16 महाजनपद में उसमें आता था सूरसेन, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। उसकी राजधानी क्या होती थी, मथुरा हुआ करता था। तो उसी सूरसेन वाले एरिया में जो भाषा बोली जाती थी, यानी सूरसेन से जो अपभ्रंश होकर बना है उसको कहते हैं हम लोग सूरसेनी। तो पश्चिमी हिंदी किससे हो जाएगा, सूरसेनी, क्योंकि राजस्थान वाला एरिया जो था वो सूरसेनी महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो उसके अंतर्गत जो बोली जाती थी। तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौज, बुंदेली, हरियाणवी। फिर उसके बाद आता है राजस्थानी। फिर कौन आता है, राजस्थानी। तो राजस्थानी मैंने कहा राजस्थान में, तो सूरसेन भी उसी एरिया में है, राजस्थानी भी उसी के अंतर्गत आएगा। सूरसेन क्योंकि मथुरा न याद है तो मथुरा राजधानी याद रखो ना, मथुरा जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन का। तो सूरसेन के एरिया में जो होता था। तो राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती थी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी। सब राजस्थान में चारों जगह पड़ता है। मेवाड़ में जो बोला जाता था उसे मेवाती, मालवी, जयपुर की जयपुरी, मारवाड़ी। ठीक है, ये सब राजस्थानी के अंतर्गत आता है। फिर एक होता है पहाड़ी। कौन होता है, पहाड़ी। पहाड़ी ये उपभाषा है, इसके अंदर कौन कौन सी बोली जाती है, तो कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। उत्तराखंड में, उत्तराखंड को ही कहा जाता है कौन सा, उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली आता है। पहाड़ी यानी उत्तराखंड में जो बोली जाती थी, तो वहाँ पर कौन कौन सी बोली जाती थी, कुमाऊनी और गढ़वाली। आज भी है कुमाऊनी और गढ़वाली एरिया है। फिर उसके बाद बिहारी। अब देखिए बिहार आ गया, यानी कि अपना मगध वाला, तो इसका मतलब बिहार वाला आ गया, तो उसके अंदर कौन सी आ जाएगी, मागधी। कौन सी आ जाएगी, मागधी, मगध वाला ना भाई। तो जो अपने उत्तर प्रदेश में था अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये अर्धमागधी है। अर्धमागधी का मतलब पूर्ण रूप से मगध वाली भाषा नहीं है, बल्कि मगध से थोड़ा बहुत हट के है, लेकिन मगध से रिलेटेड, इसलिए अर्धमागधी है। लेकिन जो बिहारी के अंतर्गत आता है जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये पूर्ण रूप से मगही भाषा है, मगध का पूरा एरिया है, इसलिए मागधी। ठीक है, तो मगध में जो भाषा बोली जाती थी तो उस वक्त मगधी बोलते थे, मगधी भाषा। उनके अपभ्रंश से बना है ना, अपभ्रंश। मैंने कहा ना कि ये जो बोलियां हैं या जो उपभाषाएं हैं ये जन्म ली हैं अपभ्रंश से। अपभ्रंश यानी वहाँ पर पहले मागधी भाषा बोली जाती थी, उस मागधी भाषा में परिवर्तन यानी बदलाव होने से जो उत्पन्न हुआ है वो है ये बोलियाँ। ये बना उपभाषा। ये उपभाषा किन किन बोलियों से मिलकर बना, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से याद रखना, एक पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी और एक
बिहारी। इनमें से एक क्वेश्चन और पूछता है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है अंतर्राष्ट्रीय बोली मानी जाती है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय बोली है, तो वो है भोजपुरी। कौन है? भोजपुरी। कौन सी भाई? भोजपुरी। जैसे फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो, कुछ देश ऐसे हैं, मॉरिशस है, इन सब देशों में जाएंगे तो हिंदी की वहाँ पर कुछ लोग बोली बोलते हैं, कौन सा? भोजपुरी बोलते हैं। अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक कौन सी बोली जाने वाली बोली है, तो कौन है? भोजपुरी है। मतलब हिंदी के अंतर्गत अगर पूछी जाए कि सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप बताएंगे भोजपुरी। तो इतनी कुछ बातें हैं। तो अभी कुछ बातें फैक्चुअल जो हैं, जो एग्जाम में पूछते हैं, अभी वो कुछ बातें बची हुई हैं, तो हो सकता है कि कल इसका क्लास लेकर हिंदी भाषा का विकास खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद हिंदी का जो व्याकरण ग्रामर जो है, ग्रामर शुरू करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, और वीडियो को शेयर करते चलिएगा।